गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का वीडियो लेक्चर बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए पेपर सेकंड अंतर्राष्ट्रीय संबंध। और आज का हमारा टॉपिक है दक्षिण दक्षिण संवाद, साउथ साउथ डायलॉग। क्या अभिप्राय है दक्षिण दक्षिण संवाद से, हम क्या समझते हैं? दक्षिण दक्षिण संवाद का अर्थ है दक्षिणी गोलार्ध के विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग के लिए विचार विमर्श करना और आपसी सहयोग के विभिन्न आधारों की खोज करना। दक्षिण गोलार्ध में जितने भी विकासशील देश हैं, जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के हैं, उनके बीच में आपस में ही आर्थिक सहयोग स्थापित करने के लिए जो नया एक संवाद शुरू हुआ, उसका नाम है दक्षिण दक्षिण संवाद। अभी दक्षिण दक्षिण संवाद का उदय क्यों हुआ, इसके कुछ कारणों को हम स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें पहला कारण है उत्तर के विकसित धनी देशों की हठधर्मिता एवं अड़ियल रुख के कारण। जैसा हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था, जब कि उत्तर दक्षिण संवाद के लिए जो विभिन्न मंच बने हुए हैं, चाहे वो हमारा दोनों जो गोलार्ध हैं, उत्तर गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो उत्तर के जो विकसित देश हैं वे दक्षिण के देशों को अपेक्षित सहयोग नहीं करना चाहते और बहुत सारे सुधार जो दक्षिण के देश चाहते हैं उसके अनुरूप वो लोग अड़ियल रुख अपनाते हैं, उनकी मांगों को स्वीकार नहीं करते। दूसरा कारण है विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों की मांगों की उपेक्षा करना। विकासशील देश चाहते हैं कि संसार का जो वित्तीय ढांचा है उसको सुधारा जाए, सुरक्षा परिषद का लोकतांत्रीकरण किया जाए, विकासशील देशों के हितों के अनुरूप नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को ईमानदारी से लागू किया जाए। इस प्रकार की बहुत सारी मांगे विकासशील देशों की, परंतु विकसित देश उनकी उपेक्षा करते हैं। तीसरा, विकसित देशों द्वारा अपनी शर्तों पर विकासशील देशों को रियायत देना या तकनीकी हस्तांतरण करना। विकासशील देशों को पूंजी की आवश्यकता है, तकनीकी की आवश्यकता है, लेकिन विकसित देश जो हैं वो अपनी शर्तें थोपते हैं, अपनी शर्तों के अनुरूप विकासशील देशों को मदद देने को तैयार होते हैं। उन शर्तों को मानना विकासशील देशों को नव उपनिवेशवाद का शिकंजा नजर आता है। चौथा बिंदु है विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को आर्थिक सहयोग देने के नाम उनका शोषण करना। और पांचवा बिंदु है विकासशील देशों में बढ़ती गरीबी, बढ़ता कर्ज, बढ़ता बजट घाटा और प्रतिकूल भुगतान संतुलन। ये 5 बिंदु हमारे सामने हैं जिनकी वजह से उत्तर दक्षिण के बजाय दक्षिण दक्षिण संवाद प्रारंभ हुआ है। अभी दक्षिण दक्षिण संवाद कैसे बना, यकायक कोई संस्था नहीं बनती है, उसके पीछे उसका इतिहास चलता है। तो दक्षिण दक्षिण संवाद का जो सूत्रपात है वो 1968 में नई दिल्ली में अंकटाड के दूसरे सम्मेलन में हुआ। अंकटाड जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के संरक्षण में रहकर के जो काम करता है, इस सम्मेलन में दक्षिण दक्षिण सहयोग का सूत्रपात हुआ था। उसके बाद 1970 के लूसाका सम्मेलन, 1974 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की घोषणा में विकासशील देशों के आपसी सहयोग पर बल दिया गया। 1975 में लीमा सम्मेलन, 1976 में गुटनिरपेक्ष देशों के सम्मेलन व चौथे अंकटाड सम्मेलन 1976 में दक्षिण दक्षिण सहयोग की अवधारणा की पुष्टि की गई। 1979 की G77 की बैठक, 1981 के कराकास सम्मेलन में विकासशील राष्ट्रों के मध्य आपसी व्यापार वृद्धि की आवश्यकता, सामूहिक निर्भरता पर बल दिया गया। 1981 में भारत की पहल पर 44 विकासशील देशों का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें साफ तौर पर दक्षिण दक्षिण सहयोग की दिशा के संकेत प्राप्त हुए। 1982 में न्यूयॉर्क में G77 की बैठक में विकासशील राष्ट्रों के मध्य प्रशुल्क अधिमानों की स्थापना पर वार्ताएं आरंभ हुई। 1986 के हरारे सम्मेलन जिम्बाब्वे और गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में स्पष्ट रूप से उत्तर दक्षिण संवाद के स्थान पर दक्षिण दक्षिण संवाद की आवश्यकता प्रतिपादित की गई।
1987 में उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में दक्षिण दक्षिण सहयोग और सामूहिक आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। 1987 में ही दक्षिण आयोग का सृजन किया गया, जिसका उद्देश्य विकासशील राष्ट्रों के मध्य सहयोग की नई दिशा तय करना एवं समन्वय स्थापित करना। तो इस सिलसिले में हम देखते हैं कि 1968 से जो ये सिलसिला शुरू हुआ, ये 1987 में आकर के दक्षिण आयोग के सृजन के साथ ये एक हम कह सकते हैं कि दक्षिण दक्षिण सहयोग ने एक मैच्योर रूप धारण कर लिया, एक संगठन, एक मंच के रूप में ये स्थापित हो गया। तो ऐसे कौन कौन से मंच हैं जहाँ पर दक्षिण दक्षिण सहयोग हेतु प्रयास किए जा रहे हैं या प्रयास हो रहे हैं? उनमें पहला है अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक स्थायी अंग के रूप में 30 दिसंबर 1964 को की गई थी। इसका उद्देश्य था स्थापित करने का कि विकसित देशों के विद्यमान अंतर, ट्रेड गैप को कम करना। इसका 14वां सम्मेलन नैरोबी कीनिया में जुलाई 2016 में हुआ। अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। अभी अंकटाड के महानिदेशक मुखीसा कियूजी हैं और इसकी जो कार्य योजना है वो है व्यापार, निवेश एवं विकास के मुद्दों पर विकासशील राष्ट्रों के बीच सहयोग हेतु आधार तैयार करना। दूसरा मंच है G77। G77 की स्थापना 15 जून 1964 को हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसमें सदस्यों की संख्या 134 है। हालांकि इसको G77 कहते हैं क्योंकि जब ये 1964 में स्थापित हुआ था तब उसमें 77 ही सदस्य थे, परंतु अब सदस्यों की संख्या बढ़कर 134 हो चुकी है। G77 में तीसरी दुनिया यानी विकासशील देश हैं जिनके आर्थिक हित समान हैं, जो यूएनओ के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्था की संरचना में बुनियादी परिवर्तन करना चाहते हैं। 2019 में G77 का शिखर सम्मेलन फिलिस्तीन में आयोजित हुआ। तीसरा मंच G24। ये G77 का ही एक अंतरंग लघु समूह है जो विकासशील देशों के मुद्दों पर यूएनओ में वार्ता करता है। इसकी स्थापना 1971 में पेरू की राजधानी लीमा में हुई थी। G24 G77 के देशों के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा मामलों का प्रतिनिधित्व करता है। G24 का मुख्यालय वॉशिंगटन यूएसए में है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 28 है और 2019 का G24 का सम्मेलन लीमा पेरू में संपन्न हुआ। तीसरा मंच है G15। ये 15 विकासशील देशों का समूह है। इसकी स्थापना 1989 में बेलग्रेड में हुई। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तर और दक्षिण अमेरिका सभी पांचों महाद्वीपों के 15 देश इसमें शामिल हैं, जिसमें अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मिस्र, जमैका, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, मेक्सिको, नाइजीरिया, पेरू, सेनेगल, वेनेजुएला, जिम्बाब्वे, यूगोस्लाविया। इसका पहला शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर, मलेशिया में हुआ। G15 विकासशील देशों का ठोस प्रतिनिधि है जो धीरे धीरे विकास एवं अन्य मुद्दों पर सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन रहा है। कराकास सम्मेलन में ये बात कही गई कि दक्षिण के देशों को मानवीय गरिमा के साथ रहना है तो अमीर देशों के विरुद्ध एकजुट होना पड़ेगा। G15 के डाकार सम्मेलन सेनेगल में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बनाने में गरीब और विकासशील देशों की सामूहिक इच्छाओं और आकांक्षाओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ऐसा प्रस्ताव वहां पारित हुआ। कुआलालंपुर सम्मेलन में दक्षिण दक्षिण सहयोग की 7 परियोजनाओं को शुरू किया गया। भारत को 2 परियोजनाएं सौंपी गई हैं जिनमें दक्षिण विनिमय व्यापार तथा तकनीकी आंकड़ा विनिमय केंद्र सिटडैक शामिल है। हरारे जिम्बाब्वे सम्मेलन 1996 में ये प्रस्ताव पारित हुआ कि विकसित देशों द्वारा श्रम मानकों को विदेशी व्यापार से जोड़ा जा रहा है जिसका कड़ा विरोध किया जाए। कुआलालंपुर 97, काहिरा 1998, जमैका 2000, जकार्ता 2001, कराकास 2004, तेहरान 2010 सम्मेलनों में दक्षिण दक्षिण सहयोग विशेष रूप से G15 व्यापार, निवेश एवं तकनीकी सहयोग के विस्तार पर विचार हुआ।
G15 का 15वां शिखर सम्मेलन श्रीलंका में संपन्न हुआ। G15 का उद्देश्य है विकासशील देशों के मध्य नीतिगत समन्वय और उनके बीच विकास से संबंधित समस्याओं के बारे में समय समय पर विचार करना। दक्षिण दक्षिण सहयोग का चौथा मंच है गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसकी स्थापना 1961 में बेलग्रेड में हुई थी। ये विश्व के अधिकांशतः विकासशील देशों का संगठन है। इसकी वर्तमान में सदस्य संख्या 120 है। इसका मुख्यालय बेलग्रेड यूगोस्लाविया में है। 1986 के हरारे शिखर सम्मेलन में उत्तर दक्षिण संवाद के स्थान पर दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ाने पर सहमति हुई थी। हरारे सम्मेलन में विकासशील देशों में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए जूलियस न्येरेरे, जो तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति हैं, की अध्यक्षता में दक्षिण आयोग का गठन किया गया। दक्षिण आयोग विकासशील देशों में गरीबी, भुखमरी, निरक्षरता उन्मूलन और आर्थिक समस्याओं के निवारण के उपाय सुझाता है। जकार्ता सम्मेलन 1992, कार्टाजेना सम्मेलन जो 11वां सम्मेलन था 1995 में विकासशील देशों में आपसी सहयोग की वृद्धि, ब्रेटन वुड्स संस्थाओं में सुधार, विकासशील देशों को निर्यात बाजार उपलब्ध कराना मुख्य मुद्दे रहे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 14वां शिखर सम्मेलन हवाना में 2006 में हुआ था, जहां पर दक्षिण दक्षिण सहयोग की प्रासंगिकता को स्पष्ट किया गया था। शर्म अल शेख सम्मेलन 2009, तेहरान सम्मेलन 2012, वेनेजुएला के मार्गेटा द्वीप पर आयोजित 17वां शिखर सम्मेलन 2016 में विकासशील राष्ट्रों की आर्थिक समस्याओं, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार विचार विमर्श के मुख्य बिंदु रहे हैं। छठा मंच है इप्सा, जिसमें 3 राष्ट्र हैं, इंडिया, I फॉर इंडिया, P फॉर ब्राज़ील, SA मतलब मीन्स साउथ अफ्रीका, IBSA इप्सा। इसका गठन ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में जून 2003 में हुआ। इसकी जो मूल रूपरेखा यह है कि तीनों देश विशाल हैं, किसी भी कसौटी पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रबल दावेदार हैं। सुरक्षा परिषद की संरचना में सुधार की मांग करना और सुरक्षा परिषद में अपने लिए स्थान मांगना इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है। 2017 में इसका सम्मेलन डरबन, दक्षिण अफ्रीका में हुआ। नेक्स्ट हमारा मंच है दक्षिण दक्षिण सहयोग व्यापार विचार विनिमय हेतु बने क्षेत्रीय संगठन, जिसमें पहला है आसियान, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसमें सदस्यों की संख्या 10 है। इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक प्रगति को त्वरित करना, सामूहिक सहयोग से साझी समस्याओं को हल करना। दूसरा क्षेत्रीय मंच है सार्क या दक्षेस, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1985 में हुई। वर्तमान में सदस्य संख्या 8 है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के मध्य क्षेत्रीय सहयोग, आपसी व्यापार बाधाओं को दूर करना इसका उद्देश्य है। 2006 में साप्टा बनाया गया, साउथ एशियन प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। इसकी स्वीकृति से दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग के नए युग का सूत्रपात हुआ। हिमतक्षेस ये भी क्षेत्रीय संगठन है जो मार्च 97 में गठित हुआ है। ये हिंद महासागर के तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका पूरा नाम है। हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के देश जो हिंद महासागर के तट पर बसे हैं वो इसके सदस्य हैं। इसका उद्देश्य हिंद महासागर के देशों के बीच व्यापार व आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना व एकजुटता के आधार पर हिंद महासागर के बाजार की रचना करना है। नेक्स्ट जो रीजनल कॉरपोरेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, वो है बिम्स्टेक। इसका गठन जून 97 में हुआ। इसका जो फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, हिंदी में इसको बंग तक्षेस भी कहते हैं। बंगाल की खाड़ी से जुड़े देशों के आर्थिक सहयोग का मंच है। इसके सदस्य राष्ट्र हैं बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। पहले इन्हीं देशों के नाम पर इसका नाम बिम्स्टेक था। बी फॉर बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया, एम फॉर म्यांमार, एस फॉर श्रीलंका, टी फॉर थाईलैंड और ईसी मीन्स इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। अभी नाम तो इसका यही है, परंतु
इसका जो फुल फॉर्म है वो पे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन हो गया है। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। 2018 का सम्मेलन इसका काठमांडू नेपाल में हुआ। तो ये इतने सारे जो मंच बने हुए हैं, इन सब का उद्देश्य यही है कि उत्तर के विकसित देश अगर वो दक्षिण के देशों को सहायता नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, दक्षिण के विकासशील देशों में जो अग्र विकासशील हैं, जैसे भारत है, ब्राज़ील है, दक्षिण अफ्रीका है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, ऐसे देश अपनी तकनीकी अपने से कम जो विकास कर रहे देश हैं उनको दें, अपनी पूंजी इन्हीं देशों में निवेश करें, आपस में व्यापार करें और व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करें, ताकि उत्तर पर जो दक्षिण के देशों की निर्भरता है या तकनीकी और पूंजी के लिए जो उनका बार बार उनके आगे हाथ फैलाना पड़ता है, वह प्रवृत्ति दक्षिण के देशों में समाप्त होगी। तो निश्चित रूप से उत्तर के देशों पर दबाव पड़ेगा और वो रियायती दरों पर दक्षिण के देशों को सहायता करने के लिए तैयार हो जाएंगे।